राजस्थान में साल के अंत में चुनाव है। इस नजर से मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की एक बड़ी संभावना है। साथ ही केंद्रीय जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी बदलाव को लेकर चिंतन चल रहा है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वागड़ के दौरे पर रहे। जो खास बड़ी सीटें हैं, 28 सीटों में वागड़ का जो पूरा इलाका है, उदयपुर का इलाका है, मेवाड़ संभाग और उससे जुड़ा हुआ जो इलाका है, वहां क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर लगातार बनी हुई हैं। सचिन पायलट ने नई पार्टी की घोषणा नहीं की और कल यानी कि 13 जून को किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से एक बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साथी श्रीपाल सक्तावत जी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धारा प्रवाह। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या लगता है सर, दिसंबर में चुनाव है विधानसभा के, तो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा उसमें राजस्थान को क्या मिलने वाला है? क्योंकि चुनावी वर्ष में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बड़े फायदे होते हैं। जो एमपी हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मंत्री। जी बिल्कुल। मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की संभावना है उसमें उन चुनावी राज्यों पर खास फोकस रहेगा जहां पर चुनाव होने हैं, क्योंकि ये प्री पॉलिटिकल टेस्ट होगा। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल होगा सत्ता का। इसलिए न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी उस पर पूरी छाया रहेगी पूरे चुनाव पर, मंत्रिमंडल विस्तार पर या मंत्रिमंडल फेरबदल पर। इसकी अगर बात करें तो जो संभावना दिख रही है उसमें ये माना जा रहा है कि दो आदिवासी नेता हैं जिन पर खासतौर पर निगाह है। किरोड़ीलाल मीणा जो लगातार सरकार को छका रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे समेत कई मुद्दे उठा रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में लिए जाने की संभावना है। अगर वो नहीं, उनको नहीं लिया जाता तो फिर कनकमल कटारा की संभावना मानी जा रही है। इसी तरह से महिला प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं है तो दिया कुमारी का नाम है और साथ ही रंजिता कोहली का नाम है। अगर कनकमल कटारा को लिया जाता है दक्षिणी राजस्थान से तो फिर पूर्वी राजस्थान से रंजिता कोहली की संभावना पूरी बनती। और अगर किरोड़ीलाल मीणा को लिया जाता है तो फिर दिया कुमारी की संभावना बनती है, क्योंकि मेवाड़ जो है, मेवाड़ को साधना दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है। और सीपी जोशी को हालांकि अध्यक्ष बना दिया गया है गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद में, लेकिन अब ये संभावना भी बताई जा रही है कि वहां पर या तो कनकमल कटारा को या दिया कुमारी को प्रतिनिधित्व दे करके चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। इसी तरह से 4 बार के जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह, उनकी संभावना इसलिए जताई जा रही कि अगर बीजेपी किसी चेहरे के साथ नहीं जाती है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक सम्मान के साथ जोड़े रखना है तो फिर दुष्यंत सिंह जो है 4 बार के सांसद हैं, उनको एक बड़ा मौका मिल सकता है। अगर दुष्यंत सिंह नहीं लिए जाते हैं तो फिर राहुल कंसवा की संभावना इसमें बताई जा रही है। ये इसलिए भी माना जा रहा है कि अगर एक राजपूत और आता है तो फिर एक जाट के आने की संभावना है और इस तरह से एक बैलेंस बनाने की संभावना इसमें है। हालांकि घनश्याम तिवाड़ी जो है राज्यसभा में, उनकी चर्चा भी लगातार चल रही है और जो समीकरण है उनका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। घनश्याम तिवाड़ी बगावत करके नई पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में आई, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले ऐसा रिस्क लेंगे कि उनको मंत्रिमंडल देखिए, में लेंगे? मोदी अमित शाह दोनों को लेकर के प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह का फैसला लेंगे। वो अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद हो सकता है किसी नए चेहरे पर वो दांव खेलें, लेकिन उन्होंने वापस पुष्कर सिंह धामी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया। जब हरियाणा में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी तो कोई सोच नहीं सकता था कि मनोहर लाल खट्टर वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर हैं वो। इसी तरह से गुजरात के अगर फैसलों को देखें तो वहां पर उन्होंने चौंकाया। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा राष्ट्रपति के चयन तो वो इस तरह से, चाहे राष्ट्रपति के चयन का मामला हो, ये तो संभावना जताई जा रही थी कि कोई जनजातीय चेहरे को आगे लाया जा सकता है, लेकिन उसमें दूसरे नाम सबसे आगे थे। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम ज्यादा संभावना थी। तो ये प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन ये तय है कि जो
मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें चुनावों की पूरी छाया होगी। और चूंकि 25 सीटें हैं राजस्थान से, 25 की 25 बीजेपी जीतती है, तो इसको साधने की पूरी कोशिश होगी। सर, ये संगठन में कुछ बदलाव की बात चल रही है, क्या लगता है संगठन में कौन तो यहाँ आएगा, प्रभारी बदलने की बात चल रही है, क्या है? मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ, मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ संगठन को भी अलग सिरे से दुरुस्त करने की बात आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि महासचिव बदले जाएंगे, उपाध्यक्ष बदले जाएंगे, बड़े पैमाने पर सचिव बनेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जेपी नड्डा की जो टीम होगी वो पूरी चुनावी टीम होगी। और इसी के साथ में आरएसएस में भी ये कहा जा रहा है कि आरएसएस एक अलग तरह के संगठन के साथ में राजस्थान में प्लान कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो प्रांत है संघ के हिसाब से, जैसे जयपुर प्रांत है, जोधपुर प्रांत है, चित्तौड़ प्रांत है, उसी तरह से कुछ सह संगठन मंत्रियों की यहाँ पर संगठन में उनकी पोस्ट क्रिएट की जा सकती है, जो बीजेपी से कनेक्टेड होंगे, बीजेपी का काम देखें, लेकिन वो आरएसएस की तरफ से भेजे जाएंगे। उनको जो प्रांतीय संगठन मंत्री होंगे उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक संगठन मंत्री का पद होगा, और इसी तरह से नेशनल लेवल पर भी उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ सह संगठन मंत्री केंद्र में उनको दायित्व दिया जा सकता है। तो संघ में और बीजेपी में एक बहुत बड़े स्तर पर सर्जरी और विस्तार की संभावना मानी जा रही है। और पूरा का पूरा फोकस ये है कि जो काऊ बेल्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उसको पूरी तरह से साध करके रखा जाए। सर, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रंधावा, उन्होंने सुभाष महरिया के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा ये मेरी चूक रही कि मैं उन्हें साध नहीं पाया। उसके 24 घंटे के भीतर 4 और लोगों ने, प्रोमिनेंट लोगों ने, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देश के, शायद मुझे याद हो तो तीसरे दलित मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ पहाड़िया, उनके बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूर्व इलाके में एक बड़ा दलित वोट बैंक है भरतपुर इलाके में। तो क्या इसको देखते हैं, इन लोगों ने ज्वाइन किया, बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है, कांग्रेस में अभी फिलहाल ज्वाइनिंग चल नहीं रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस तो अभी जो है उनको साधने में उनको दिक्कत आ रही, तो नई ज्वाइनिंग की या तो उत्साह नहीं है लोगों में कांग्रेस की तरफ जाने को लेकर के। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो विजेंद्र सिंह शेखावत का है, जो प्रतिभा पाटिल के रिश्तेदार हैं। उदयपुर वाटी से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। ये माना जा रहा था कि राजेंद्र गुढ़ा के पार्टी से अलग होने की स्थिति में विजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दी जा सकती है वहां पर, ये मान करके चला जा रहा था। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके एक तरह से चौंका दिया कांग्रेस संगठन को भी। इसी तरह से वेर, भुसावर और ये जो पूरा बयाना का इलाका है, वहां पर जगन्नाथ पहाड़िया की एक फॉलोइंग रही है कांग्रेस के तौर पर, कांग्रेस नेता के तौर पर। हालांकि बीजेपी ने वहां पर कोली मतदाताओं को जोड़ करके अपना एक बड़ा वोट बैंक बनाया, और जो पहाड़िया हैं वो दलित वर्ग से, खटीक समाज से आते हैं, तो उनकी भी अपने आप में पूरे राजस्थान में एक फॉलोइंग है। शंभुदयाल बड़गुजर बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे बीजेपी के अंदर, उसी खटीक समुदाय, मदन दिलावर हैं जी। तो ये माना जा सकता है कि पूरी राजस्थान में एक अलग समीकरण को बनाने की कोशिश इसमें हो रही है। लेकिन बीजेपी की अगर बात कहें तो बीजेपी में जितने लोग आ रहे हैं उनको ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि वो टिकट को लेकर के आश्वस्त होकर नहीं आए, टिकट दिए जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर समीकरण कोई किसी तरह के सूट करते हैं, समीकरण चुनावी लिहाज से मुफीद रहते हैं, तो हो सकता है उन पर विचार हो। ये साफ तौर पर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको कहा। एक पूर्व आईपीएस ने भी ज्वाइन की है जिनका चल रहा था, तो अधिकारी भी अब आने लगे हैं, कई अधिकारी रिटायरमेंट पे हैं, तो वो भी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। ज्यादातर अधिकारी जो रिटायर हो रहे हैं वो पुनर्वास का रास्ता देख रहे हैं, उनको अचानक समाज सेवा याद आ रही है, उनको लग रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में उनके लिए जगह बन सकती है। इसी लिहाज से पहले भी जब बीजेपी में सुभाष महरिया के साथ ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें आईआरएस और आईएएस अधिकारी आए थे, और आज भी जो जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र हैं वो खुद इसी प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो गए। सर, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री निजी दौरों की वजह से लगातार चर्चा में हैं, हरिद्वार में वो और धार्मिक आयोजनों में,
तो इनको कैसे देखते हैं, उनका जो चर्चा में बने रहना, या राजनीतिक रूप से क्या उसके मायने निकलते हैं? देखिए, वसुंधरा जी के लिए धार्मिक आयोजनों में जाना या संतों के साथ बैठना या संतों के शरण में जाना कोई पहली बात नहीं है। जी वो आमतौर पर जब भी कूल पीरियड होता है उसमें जी चाहे सरकार में हो या ना हो, जी हाँ वो जब भी उनको मौका मिलता है वो धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेती है। और इस बार उनके लगातार जो आप उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल में जो ऋषिकेश की कल फोटोग्राफ्स थे, उससे पहले कई संतों से उनकी मुलाकात हुई, दिल्ली में हुई। तो ये उनका रुझान है और इस तरह की आस्तिक प्रवृत्ति की हैं। वो पूजा पाठ में पूरा भरोसा करती हैं और कहा जाता है कि वो रोजाना एक लंबा समय पूजा पाठ को देती है। जी सर, राजस्थान में मुख्यमंत्री उस इलाके में रहे हैं जहां एसटी बेल्ट माना जाता है, बड़ी 28 सीटें वहां से जुड़ी हुई हैं, 25 एसटी की सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा में टोटल। तो अशोक गहलोत मानगढ़ धाम का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं। इस बार 100 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ बजट कर दिया गया। तो क्या जो आदिवासी जनजातीय वोट बैंक है उस पे कांग्रेस पूरा फोकस कर रही है इस बार की भी? ये 25 सीटें हैं तो इसमें से एक बड़ा, क्योंकि 10 अभी कांग्रेस के पास हैं सिर्फ। देखिए प्रदीप जी, ये वोट बैंक जो रहा है आदिवासी वोट बैंक, खासतौर पर वागड़ का, मेवाड़ का, ये कांग्रेस का वोट बैंक रहा है पहले। जी इंदिरा गांधी के जमाने में देखें, राजीव गांधी के जमाने में देखें, या उसके बाद मनमोहन सिंह रहे हो या सोनिया गांधी ने प्रचार किया हो, हर बार उनकी शुरुआत उसी इलाके से होती। वो एक बड़ा वोट बैंक रहा है। लेकिन बीटीपी के उदय के बाद और जनता दल, जो फतेह सिंह जो बड़े नेता थे जनता दल के, उनके बीजेपी में विलय के बाद बीजेपी ने जिस तरह से वहां जड़े अपनी फैलाई, बीटीपी ने वहां पर अपना असर बढ़ाया, और उधर उससे सटे हुए गुजरात के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर पहली बार 22% वोट आम आदमी पार्टी जिस तरह से लेकर के आई, उससे कांग्रेस को लगता है कि इस वोट बैंक को किसी भी तरह से साध के रखना चाहिए, क्योंकि ये परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है। और पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से, या ये कह सकते हैं कुछ 1989 के बाद के चुनावों में वहां पर बीजेपी ने लगातार अपना प्रसार बढ़ाया, अपना प्रभाव बढ़ाया, और वनवासी कल्याण परिषद जैसे संगठनों के जरिए वहां पर बीजेपी अपना असर बढ़ाने में कामयाब रही। अब कांग्रेस उस वोट बैंक को वापस हासिल करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि ये वो वोट इलाका है जहां पर कांग्रेस वापस अपने आप को खड़ा कर सकती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिम राजस्थान के कुछ सीटों में, जिसमें सिरोही में उनको ज्यादा सीट नहीं मिली, पाली में नहीं मिली, जालोर में नहीं मिली, तो जो घाटा उन इलाकों से होना है उसकी क्षतिपूर्ति कांग्रेस उस इलाके से करना चाहती है। और इसलिए गहलोत वहां पर लगातार अपने दौरे कर रहे हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये माना जा रहा है कि जो मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा या विस्तार होगा, उसमें भी मेवाड़ से चाहे कनकमल कटारा को लिया जाए, चाहे दिया कुमारी को लिया जाए, किसी को एक को प्रतिनिधि के तौर पर लिया जा सकता है। सर, वहाँ जो गणेश घोगरा हैं, डूंगरपुर जिले से विधायक है, उन्होंने कहा भी बीजेपी का जो सक्रियता है उसको लेके, या उन्होंने तो यहाँ तक आपत्ति की कि प्रार्थना जो करवाई जाती है स्कूल में उससे उन्हें ऑब्जेक्शन है। इससे पहले जो कटारा वाला इशू रहा आरपीएससी में, उनकी नियुक्ति ऐसा माना जा रहा है इसलिए हुई क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये सारे कारण मिलते हैं कहीं जाके कि सरकार को कहीं डर है कि ये वोट बैंक इतना नहीं छिटके, और माहौल। जो घोगरा कह रहे हैं वो सरकारी स्कूलों में प्रार्थना को लेकर के कह रहे हैं जी लेकिन आप अगर देखेंगे तो उस पूरे इलाके में, वागड़ में, अब प्राइवेट स्कूलों का जाल फैल गया है। और खासतौर पर वनवासी कल्याण परिषद ने, और जो इनका शिक्षा प्रकल्प है आरएसएस का, आदर्श विद्या मंदिर के जरिए उन्होंने अपना एक बड़ा नेटवर्क वहां पर बनाया है। और ज्यादातर आदिवासी बच्चे सरकारी स्कूलों के बजाय उस तरह के स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। सर, क्या देखते हैं इस दौरे के बाद, अशोक गहलोत का ये जो दौरा है इसके बाद क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि इसमें बड़े आदिवासी नेता कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे। वन मैन शो वाली बात जो है उसमें क्या आदिवासी वोट बैंक जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्या पूरी तरह से कांग्रेस में मूव होगा या कोई स्ट्रेटेजिकली? देखिए, ये मुश्किल लगता है कि कांग्रेस के साथ वो मूव होगा, लेकिन कांग्रेस को अपनी कोशिश करनी चाहिए और कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास में 2 बड़े नेता वहां पर हैं, कह सकते हैं 3 बड़े नेता हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, रघुवीर मीणा है और अर्जुन बामनिया है।
महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बड़ा प्रभाव है, और लोकसभा के भी वो सदस्य रहे हैं, उनकी पत्नी जिला प्रमुख रही है। इसके अलावा अगर उदयपुर और राजसमंद वाले बेल्ट में देखें तो वहां पर रघुवीर मीणा का प्रभाव है। उस प्रभाव को कहीं कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से लेना चाहती है, क्योंकि नंदलाल मीणा एक बड़े नेता थे जनजाति के, वो एक तरह से रिटायर हो चुके हैं। नवनीत लाल नीनामा को बीजेपी ने पिछले चुनाव में ही पीछे धकेल दिया था। आम आदमी पार्टी भी वहां पर काम कर रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब यहाँ पर फोकस किया जाना जरूरी है, क्योंकि 22% वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जब से लिए हैं, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई। सर, ये आप जैसे कांग्रेस का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस को बेचैनी है, आपने पहले भी जिक्र किया इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, लेकिन इस बार हैरत की बात है कि जिस कैंपेन को लेके मुख्यमंत्री वहां हैं, वहां गांधी परिवार के किसी उसका फोटो नहीं है, उस गुलाबी वाला जो है बचत राहत और बढ़त, उसमें तो कई आदिवासी जैसे बात होती है साथियों से वहां के, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कहाँ है, सरकार और कांग्रेस आदिवासियों के लिए कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है जी, तो वो सिंबल ऑफ कांग्रेस है उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि गहलोत अपना कद कहीं न कहीं गांधी परिवार से बड़ा करने की कोशिश भी इसके जरिए कर रहे हैं। उनका कैंपेन अगर आप पहले का देखें तो 100थी बार असो गहलोत सरकार, जिस तरह की उन्होंने योजनाएं दी है उसको लेकर के वो अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं एक जो दमित इच्छा होती है अपने आप को बड़ा बनाने की, वो भी कहीं न कहीं नजर आती है। और हो सकता है कि गहलोत को लगता हो कि गांधी परिवार अब कोई प्रभावी नहीं है, इसलिए इस कैंपेन में शायद उन्होंने गांधी परिवार के बजाय अपने आप पे फोकस किया। सर, कल 13 जून है और किरोड़ीलाल मीणा एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, क्या लगता है ये, चूंकि बम तो बहुत बड़े बड़े फोड़ दिए, अब क्या करेंगे वो? देखिए, उनको जो यहाँ पर बड़ी सभा होगी बीजेपी की सरकार के खिलाफ, उसमें जनाक्रोश रैली जो है उसमें उनको भीड़ लाने का जिम्मा दिया गया, और किरोड़ीलाल मीणा हो या सचिन पायलट हो, उनके नाम से भीड़, या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, उनके नाम से भीड़ आने में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो हो सकता है कि वो बम एक बड़ी भीड़ के जरिए ही फोड़ना चाहते हो, लेकिन ये संभावना बहुत ज्यादा है कि जो ईडी को उन्होंने शिकायत की है, ईडी में जो दस्तावेज उन्होंने जमा कराए हैं, उनको लेकर के वो कुछ बोलेंगे। और उन्होंने जो इशारा किया था उसमें ये था कि 13 तारीख को वो इससे भी बड़ा खुलासा करेंगे। तो हो सकता है कि गहलोत परिवार के लिए एक नई मुश्किल उसकी वजह से खड़ी हो। और सबसे बड़ी बात है कि गहलोत इतने बड़े आरोपों के बावजूद, ईडी में इतनी शिकायत किए जाने के बावजूद जो उन्होंने चुप्पी साध रखी है, वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है। क्योंकि अभी आमतौर पर होता यह कि अगर कोई गलत जानकारी देता है, किसी तरह की गलत इश्यूज भी उठाता है, मिसलीडिंग करता है, तो मानहानि के मुकदमे पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में होने लगे हैं। और अभी तक गहलोत की चुप्पी है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। हो सकता है वो स्ट्रेटेजिकली चुप हो सकता है वो इसको तूल नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि गहलोत बोलेंगे तो बीजेपी वापस से। उन्होंने ईडी की एंट्री को लेके तो कहा है, लेकिन जो निजी हमले हुए हैं, परिवार पे हमले हुए हैं, जिस तरह के हमलों पे गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोर्ट जाके आपत्ति जताई है, उसी तरह का हमला अशोक गहलोत परिवार पे हुआ है, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स, कानूनी कोई सलाह मशवरा कर रहे हो, या हो सकता है कि वो इसको तूल ही नहीं देना चाहते, उसको बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हो। जिस तरह से एक मैकेनिज्म के जरिए मीडिया से इस खबर को पूरी तरह से विलुप्त करने की कोशिश हुई, उसी तरह से ऐसा लगता है कि वो इस इशू को कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। वो शायद ये चाहते हैं कि लीगल प्रोसेस जो है वो चलता रहे और चुनाव के बाद में उस पर बात हो। तो तमाम राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दों पे आज बात हुई धारा प्रवाह कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े शिवपाल सत्तावत जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे, कल क्या रहता है 13 जून को बीजेपी की रैली में, और उसके बाद क्या बम फोड़ते हैं किरोड़ीलाल मीणा। धन्यवाद।